एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज जब मैं डॉक्टर के पास आई तो मैं बहुत खुश थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आने लगी थी। मेरी माँ को मेरी शादी देखने की बहुत तमन्ना थी, पर अल्लाह ने ये मौका उनको नहीं दिया। मुझे कुंवारा छोड़कर ही इस दुनिया से चली गई थी। और जब मैं शादीशुदा हो गई और आज डॉक्टर ने मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई तो मैं बहुत खुश थी और उस दिन को याद करने लगी जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उनको खूब अच्छा अच्छा खाने को मन करता तो वह भाई से चोरी छुपके मंगवा कर खा लेती थी और जो बचता था उसे फेंक देती थी। पर मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी एक ननद थी जो शादीशुदा थी और हम दो बहनें एक ही घर में थी। मेरी बड़ी बहन मेरी जिठानी थी और मेरी सास तो मेरी माँ से भी बढ़कर थी। मेरी बड़ी बहन उनकी बहुत सेवा करती थी और वो मेरी बड़ी बहन की बहुत तारीफ़ें किया करती थी। और आज जब ये खुशखबरी मुझे मिली तो मैं अपने बीते हुए कल में चली गई। मैं जिस तकलीफ़ को सहकर यहाँ तक पहुँची थी, ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है और जिसे सुनकर आपको भी बहुत कुछ बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूंगी। चलिए लिए चलती हूँ फिर से अपनी कहानी के तरफ। भाभी कहने पर भाई ने किचन अलग कर लिया था। भाई के काम पर जाते ही भाभी फ्रिज में खाने के सामान को ताला लगा देती थी। हम सारा दिन भूखे रहते और जब रात को भाभी बचा हुआ खाना फेंकती तो माँ और मैं उसे खा जाते। आज हम वही खाना खा रहे थे। माँ वह खाना खाते ही रो पड़ी और झोली उठाकर आसमान की तरफ देखने लगी। फिर उसी रात मेरी माँ का इंतकाल हो गया और जो मंजर मैंने माँ की मैयत पर देखा वह मुझ समेत सभी को रुला गया था। भाई और भाभी ये क्या कर रही हैं? जब मैं हैरानी से नज़रें उठाकर भाभी के चेहरे पर डाली तो उनके चेहरे पर सजा झूठ साफ महसूस कर गई। हाँ, सच ही तो है, मैं कह रही हूँ, मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। भाभी ने बड़े ही सफाई से ढोंग रचाया था। नहीं, यह झूठ है माँ, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने माँ को यकीन दिलाने की कोशिश की तो माँ ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तू कुछ भी गलत नहीं कर सकती। हम माँ की बात सुनकर मुझे एकदम सुकून सा हुआ। क्या मतलब आपका? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भाभी ने मुंह और भौं चढ़ाकर माँ की तरफ देखा। मेरा तो जैसे गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मत भूलो तुम्हारा अपना भी एक बच्चा है अमरीन, तू भी एक माँ है। माँ बहुत जोर से चीखी थी। भाभी के साथ साथ मैं भी माँ की चीख पर हैरान रह गई। मेरी बच्ची चोरी नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों को चोर नहीं बनाया है। माँ के गले में आंसुओं का फंदा अटका तो उन्हें खांसी उठ गई। मैं फौरन माँ की तरफ लपकी और उसकी कमर सहलाने लगी। देख लिया ना नसीर, तुमने, इन माँ बेटी ने तो मुझे ही चोर बना दिया। वह इतनी बेशर्मी से बोल रही थी कि मैं हैरान रह गई। हमने ये कब कहा भाभी? हाँ, तो जब तुमने नसीर के पैसे नहीं चुराए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने पैसे चुरा लिए। और कोई बाहर का तो घर में आता जाता नहीं, तो फिर आखिर पैसे कौन ले गया? और तेज आवाज़ में बोली, देखा नसीर, मैं ना कहती थी कि तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या सलूक करती हैं? देख लिया ना, और अपने कानों से सुन भी लिया ना। भाभी की बात सुनकर मैं डरते हुए भाई की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से में चढ़ी हुई थी जबकि माथे के ऊपर साफ बल दिखाई दे रहे थे। माँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी लाडली को, मैं अपने पैसे निकलवा कर रहूंगा। वह गुस्से में माँ को उंगली दिखाता नीचे रखी कुर्सी को हवा में उड़ाता हुआ वह रसोई में चला गया और भाभी भी मुंह भौं बनाती हुई सिकुड़ती हुई भाई के पीछे चली गई थी। जबकि माँ को जमीन पर गिरते हुए मैंने मजबूती से थाम लिया और उन्हें लेकर कमरे की तरफ मैं बढ़ी थी। मेरा नाम महिमा है। हम 3 बहनें थी जबकि हमारा एक ही भाई था। बड़े दोनों बहनों की शादी पापा ने अपनी ज़िंदगी में ही कर दी थी जबकि मैं अभी कमारी थी। मेरे पापा ने शुरू से ही मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा था। हम बहनों की तो ना कोई घर में कदर थी और ना ही कोई अहमियत थी। और मेरे पापा तो ऐसे थे, वह मेरी माँ को भी कुछ नहीं समझते थे। बस उनकी सबसे बड़ी दौलत था उनका बेटा, बड़ा होकर उनका बाजू बनेगा। मेरे पापा इस बात पर भी माँ को कोसते रहते थे कि तूने जो मुझे अपाहिज कर दिया, तूने एक बेटा और पैदा करना था ताकि आज मेरे दोनों बाजू होते। माँ के बस में तो कुछ न था, बेटियाँ पैदा होती या बेटा होता, ये तो खुदा की मर्जी थी। मगर हम अपने तरीके से पापा को समझाने की कोशिश करते रहते थे कि पापा, बेटियां भी आपकी बाजू बन सकती हैं। मेरे पापा यूं ही बिन मतलब के
हमारी बातों पर मुस्कुरा देते थे। उन्हें बेटियों को बाजू बनाने का कोई खास शौक नहीं था। उनका सारा धन दौलत, सारा ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर ही था। मेरी माँ एक पढ़ी लिखी औरत थी। वह यही चाहती थी कि उनके चारों बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने, मगर मेरे पापा ने ऐसा होने नहीं दिया और मैट्रिक करते ही बड़ी दो बहनों की शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। उसके बाद मेरे भाई का नंबर था। भाई की शादी की बारी थी। मेरे पापा ने भाई के लिए तो न जाने कितने सपने देख डाले थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर काबिल बने। मेरे पापा तो खुद मजदूरी करते थे, दिहाड़ी पर भी काम करते थे, लेकिन भाई के लिए मेरे पापा बहुत चिंतित थे, कहीं उनका बेटा उनकी तरह मजदूरी ना करे। भाई को पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया था। वह अपनी मर्जी से पापा से पैसे मांगता और पापा किसी न किसी तरह इंतजाम करके उसके हाथ पर पैसे रखते थे। मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से जाकर तो 10वीं पास किया था। उसे कारोबार करने की सूझी थी। मेरे पापा के पास इतने पैसे कहाँ थे कि वे उसे कोई कारोबार करवाते। पापा का कहना था कि तू कोई नौकरी ढूंढ ले, मगर भाई तो पापा की बात सुनकर गुस्से में भड़क उठता था और बड़बड़ाता। उसने मेरे पापा का कोई लिहाज न रखा और पापा को अच्छी खासी बातें सुनाई। हम भी भाई के इस व्यवहार पर हैरान थे, जबकि मेरे पापा भाई के ऐसे व्यवहार पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे। सारी जिंदगी जिसे इतनी अहमियत दी, वह इतनी छोटी सी बात पर पापा के ऊपर चिल्ला रहा था और उनसे बहस कर रहा था। मेरे पापा को भाई की बदतमीजी का सदमा लग गया। जितनी मेहनत कर सकते थे करने की कोशिश करते, मगर फिर भी उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वे भाई को कारोबार के लिए पैसे इकट्ठे करके दे सकें। अमरीन के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाओ, उसका बाप मुझे कारोबार के लिए पैसे देने को तैयार है। मेरे भाई ने घर में एक नया सोच छोड़ा था। ये क्या कह रहा है, हमारे उनके साथ तो अनबन है, ऐसे में उसके घर रिश्ता लेकर कैसे जा सकते हैं। माँ को उसकी इस तरह के फरमाइश पर यकीन नहीं आया। वह अच्छी तरह जानता था कि मौसी से हमारा संबंध किस तरह से है, पर मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे अमरीन से ही शादी करनी है तो करनी है। अपनी ये नाराज़गी ख़त्म करो। वह एक एक शब्द पर जोर देकर बोल रहा था। माँ और पापा दोनों भाई के जिद के सामने मजबूर थे। अमरीन मेरी मौसी की बेटी थी, जिसके बड़े भाई से मेरे दूसरे नंबर वाली बहन का रिश्ता तय किया गया था, मगर जब लड़के को अच्छी नौकरी मिली तो माँ और बेटा दोनों आपे से बाहर निकल गए। लड़के ने अपने किसी रिश्तेदार में अमीर घर की लड़की से शादी रचा ली और मेरी बहन से रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरे माँ बाप को इस बात का बहुत ज़्यादा मलाल था, क्योंकि वे लालची लोग थे। मेरे पापा के पास इतना दहेज देने को पैसा नहीं था। हम गरीब लोग थे। उन्होंने मेरी बहन से रिश्ता ख़त्म कर दिया। इसी बात पर मेरी माँ का और मेरी मौसी का आपस में संबंध भी खराब हो गया था। मेरी माँ को इस बात का बहुत ज़्यादा ही अफसोस हुआ था। मौसी ने भी अपने बेटे का साथ दिया था। पापा ने अपनी साली के धोखे को माफ़ न किया और हमेशा के लिए अपनी साली से रिश्ता ख़त्म कर लिया। जब उन्होंने इस घर की बेटी ना ली तो मैं उस घर की बेटी को कैसे ले सकता हूँ। मेरे पापा ने भाई को साफ साफ मना कर दिया, मगर वह कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं था। मेरे माँ पापा की भाई ने कोई इज्जत ही नहीं रखी थी और बदतमीजी पर उतर आया था। जब मेरी बड़ी बहन आफरीन का रिश्ता मौसी के घर तय हुआ था तो मौसी के हालात भी हमारे ही जैसी थी, मगर उनके बच्चों ने बड़े होने के बाद घर के हालात बदल लिए थे। उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग गए थे। मौसी ने अपनी पहली बेटी की शादी भी काफ़ी अमीर घर में की थी, जबकि उनका बेटा भी अमीर घर की बहू लेकर आया था। मगर न जाने क्यों वह अमरीन की शादी हमारे घर में करना चाहती थी। भाई ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही किसी चीज़ की उसमें हुनर थी। बस भाई की शक्ल सूरत अच्छी थी। शायद इसलिए अमरीन को मेरे भाई से मोहब्बत हो गई थी और उसने अपने माँ बाप को मजबूर किया होगा कि उसकी शादी यहाँ पर कर दे। मेरे माँ और पापा ने तो बड़े गुरूर से बहन वाला रिश्ता तोड़ दिया था। अब बेटे के खातिर दोबारा रिश्ता जोड़ते हुए उन्हें बहुत शर्म महसूस हो रही थी, मगर वह अपने बेटे के जिद के आगे मजबूर हो गए, क्योंकि भाई रोज रोज झगड़ा करता कि खुद तो मेरे लिए कुछ कर ना सके। अब अगर मुझे कारोबार के पैसे मिल रहे हैं तो वह भी करने को तैयार नहीं। सारी जिंदगी तुम्हारी तरह ना ही लोगों की जूतियाँ सीधी कर सकता हूँ, या तो मुझे कारोबार के लिए पैसे कहीं से भी लाकर दो या फिर मेरा रिश्ता अमरीन के घर लेकर जाओ। असल में मेरे भाई को उस्काने में मेरी मौसी का ही हाथ था। मेरे माँ और बाप तो जानते ही थे बेटे को ससुराल की तरफ से कारोबार के लिए पैसे मिलने का मतलब क्या था। उनका बेटा हमेशा के लिए उनके हाथ से जाने वाला था। माँ पापा हालत से मजबूर होकर सर झुका लिए और फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां उनकी पहले भी बेइज्जती हो चुकी थी। अब की बार उन्हें बेटे का रिश्ता स्वीकार किया था। मौसी तो पहले ही तैयार बैठी थी। दरअसल भाई माँ पापा के हाथ में तो था नहीं। उनकी बेटी को मेरा भाई पसंद आ गया था, वरना वह कभी भी
हमारे घर की तरफ नहीं देखती। अब मेरे माँ बाप को रिश्ता मांगने की देरी थी कि उन्होंने झटपट से ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। पर अमरीन एक बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। हमें तो शादी से पहले ही उसे कोई खास उम्मीद ना थी, मगर वह हमारे साथ इतनी गंदे तरीके से पेश आती थी और हम लोगों से उल्टा बोलती थी और बड़े गुमान में रहती थी। उसने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वह ना ही मेरे पापा की इज्जत किया करती थी, ना ही मेरी माँ की, और ना ही हम बहनों की। भाई ने ससुर के दिए हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू किया। उसकी पत्नी हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगी। उसका कहना था कि मेरे पति की कमाई पर सिर्फ मेरा ही हक है। पापा पहले की तरह ही कमाने जाते, हम माँ बेटी का बोझ उठाते। उनका कहना था, भाई पहले से ही कौन सा कुछ कमा लेता था, शादी से पहले भी तुम लोगों का खर्चा मैं ही उठाता था, अब मैं ही उठा लूँगा, इसमें क्या हर्ज है। भाई का कारोबार कुछ सालों में चलने लगा था। उसको अपने कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा होने लगा, मगर वह सारा का सारा पैसा लाकर बीवी के हाथ में रख देता, जबकि मेरे पापा जो काम करके ले आते हम माँ बेटी रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते। माँ की इतनी मजाल नहीं थी कि वह भाई या भाभी को किसी मामले में कुछ कह सके। पापा हमें भी चुपचाप रहने और सब कुछ सहने के लिए कहते। मेरी माँ और मेरी क्या मजाल थी कि हम भाई या उसकी पत्नी से लड़ाई कर सके। पापा की ख्वाहिश थी कि वह जल्द से जल्द मेरा भी रिश्ता ढूंढकर मुझे अपने घर का कर दें, ताकि मैं इस तकलीफ से बच सकूं जो भाई और भाभी दिए हुए थे। मगर कुदरत ने पापा को इतनी मोहलत नहीं दी कि एक दिन वे काम पर तो गए, मगर वापस सही सलामत नहीं लौटे। वहाँ काम करते उनकी मौत हो गई। हम सब पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। अब वही हमारा एक सहारा थे। पापा के मौत का सदमा बेहद गहरा था। माँ भी रो रो कर बेहाल थी। अभी तो मेरे पापा को मुझे विदा करना था। उन पर से जिम्मेदारी का बोझ खत्म न हुआ था, फिर भी वह अपनी जान छुड़ाकर और माँ को मुसीबत में डालकर चल दिए थे। पापा के मौत के बाद तो सही से मेरी भाभी खुलकर सामने आई थी। भाभी को तो हमारा शकल देखना भी गवारा नहीं था। उसने माँ को साफ साफ कह दिया था कि वो अब नंद का बोझ नहीं उठा सकती, उसकी शादी करके उसे अपने घर का करे। मैं जानती थी माँ के साथ वह क्या सलूक करने वाली थी। मैं ये चाहती थी अभी माँ मेरी शादी के बारे में ना सोचे, मगर माँ की भी यही हसरत थी। वह अपनी ज़िंदगी में ही मेरी शादी कर देना चाहती थी और मुझे अपने घर का कर दें। मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी, मगर तुम अपने पति के घर जाओ और अपने घर की जिम्मेदारियाँ संभालो, तो यही बेहतर है। मैं जब भी माँ से शिकायत करती तो माँ मुझे यही जवाब देती और मैं चुप करके बैठ जाती। मैं ही सारे घर का काम करती थी, भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अब तो उसने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर दिए थे। वह चाहती थी हम दोनों को वह घर से निकाल दे। उसने भाई को ये मशवरा भी दिया था घर बेचकर पैसे कारोबार में डाल दे, ताकि कारोबार से और ज़्यादा मुनाफा हो। घर तो फिर से बना लेंगे, सबसे पहले कारोबार को तरक्की ज़रूरी है। पर इस बात पर मेरी माँ बिल्कुल भी राजी नहीं हुई और भाई का साथ नहीं दिया। अब माँ ने भाई को साफ साफ कह दिया था जब तक वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर देती तब तक वह इस घर को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यही वजह थी भाभी और ज़्यादा हमारे खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसका बस नहीं चलता था कि वह हम दोनों को कच्चा ही चबा जाए। भाभी शादी के कुछ महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी डिलीवरी के दिन करीब थे। वह अपने लिए खाने की दुनिया भर के सामान मंगवाती थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, जबकि हम उसका बचा हुआ खाने को इंतजार करते ताकि अपना पेट भर सके। मेरी माँ को उम्मीद थी कि जब उसकी अपनी औलाद हो जाएगी तो शायद उसे अपने गलत व्यवहार का एहसास हो सके, मगर यहाँ माँ गलत थी। अल्लाह ने उसको एक और बेटे से नवाज दिया था। वह और ज़्यादा घमंडी हो गई। वह अपने बेटे को हमारे पास भी ना आने देती। भाई भी उसका और ज़्यादा गुलाम हो गया। भाई अपनी मौजूदगी में तो बच्चे को माँ के पास ले आता, मगर भाई के जाते ही वह अपना बच्चा माँ से छीन कर ले जाती। हमें समझ न आता वह किस बात का बदला हम लोगों से ले रही थी, जबकि हमने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। भाई मुनाफे के पैसे लाकर रोज की तरह गले में ही रख देता था। एक दिन भाई के पैसों में से पूरे 30,000 रुपये गायब हुए थे। भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं बुत बनी उसकी शक्ल देखती रह गई। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को बहुत कुछ था, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उसके झूठे इल्ज़ाम को स्वीकार नहीं किया, मगर भाई की शक भरी नज़रें अपने ऊपर महसूस करके मैं गड़बड़ा गई। मुझे पहले ही मालूम था भाई मेरे बजाय अपनी बीवी पर ही यकीन करेगा। माँ ने इस मौके पर मेरा साथ दिया और वो मेरा ढाल बन गई, मगर भाई के दिल में जो हमारी तरफ से गांठ पड़ चुकी थी वह न खुल सके। भाभी के साथ साथ भाई भी हमारे खिलाफ हो गया। मुझे चोर अपना दुश्मन समझने लगा था। मैंने भाई को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक भी ना सुनी।
भाई को हमारे खिलाफ करके भाभी को अपनी मनमानी करने का और ज़्यादा मौका मिल गया। वह जो मर्जी दिल में आता करती। मेरे भाई को काम पर जाते ही फ्रिज को ताला लगा देती और खाने पीने की बाकी चीज़ें हमसे छुपा कर रखती थी। उसका कहना था कि मैं अब इन 2 लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। आखिरकार ये सारा मुनाफा मेरे बाप का दिया हुआ है और इन पैसों पर सिर्फ मेरा ही हक है। तुम लोगों से तो अच्छा है कि मैं फकीरों में दान कर दूं। मैं अपने घर में ही सांप पाल रखा है। वह हमें सारा दिन ऐसे ही बातें सुनाती रहती। हम दोनों चुपचाप सुनते रहते। हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं था, ना ही हम उसे बाहर निकाल सकते थे, क्योंकि अगर वह जाती तो भाई को भी अपने साथ ले जाती और फिर हमारे पास कोई भी आसरा बाकी ना रहता। उस दिन के लड़ाई के बाद भाई ने माँ से बिल्कुल ही बात करना छोड़ दिया। मुझसे तो वो पहले भी बात नहीं करता था। उसे तो ये भी खबर ना होती थी कि हमने खाना खाया या नहीं। फ्रिज में पड़ा हुआ बासी हो जाता, मगर भाभी हमें खाने ना देती। वह बासी खाना निकाल कर छत पर डाल देती ताकि बिल्लियाँ या बंदर खा ले। मैं चुपके से वही खाना उठाकर ले आती। हम दोनों माँ बेटी मिलकर उसे खा लेते और अपने रब का शुक्र अदा करते। हमारे पास पेट भरने के लिए कोई और तरीका नहीं था और भूखे हमसे रहा नहीं जाता। आखिर भूख कितने दिनों तक बर्दाश्त की जा सकती थी। माँ, मुझे अब घर से बाहर निकलना होगा। आखिर ये सब हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हमें अपना बोझ उठाने के लिए खुद ही कुछ करना चाहिए। आज मैंने माँ से बात करने की ठान ली थी। तुम मुझ पर नज़र जमा कर मुझे देखने लगी। तू क्या करेगी भला? तेरे बाप ने तुझे कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया, ना पढ़ाया ना लिखाया। अब तेरा भाई तुझे घर से बाहर कदम नहीं निकालने देगा। माँ भी ये नहीं चाहती थी। जब अपने ही ऐसे जालिम हैं तो बाहर के लोग कैसे होंगे? तुम खुद सोचो। मेरी माँ ने ऐसे कहा तो मैं माँ पर बरस पड़ी थी। मेरी आवाज़ थोड़ी नीची थी। मैं धीरे धीरे बोल रही थी ताकि बाहर किसी को सुनाई न दे। बात तो मेरी माँ की सच ही थी, मगर माँ यूँ सारा दिन भूख बर्दाश्त करते करते देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई। मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगी, कम से कम पेट भरकर खाना खाएंगे। मैंने इतना कहा तो मेरी माँ फिर भी ना में सिर हिला रही थी। ना बेटी, तेरा भाई तुझे जान से मार डालेगा। वह ये कब बर्दाश्त करेगा? उसकी बहन घर से बाहर जाकर कमा कर लाए। मुझे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई थी। माँ, भाई हम दोनों का भूखा बर्दाश्त कर सकता है ना, तो कमा कर लाना क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? ना चाहने के बावजूद भी मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। अरे उसे मालूम नहीं है ना कि उसकी पत्नी हमारे साथ क्या व्यवहार करती है? माँ ने खोखले शब्दों में कहा तो मैं चुप कर गई। मेरी माँ को आज भी अपने बेटे पर मान था। मैंने भी उसका भरम कायम रहने दिया, पर मैंने कहा भाई कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि उसे मालूम ही ना हो कि उसकी बीवी हम दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। मैंने तो चुप्पी साध ली थी, मगर दिल में ठान लिया था कि मैं कल ही नौकरी की तलाश में निकलूंगी। कमरे से निकली थी, भाभी के कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी। इसका मतलब था कि वे सो चुके थे। मैं जल्दी से रसोई में गई। हमेशा की तरह आज भी वहां खाने को कुछ भी मौजूद नहीं था। वह सोने से पहले रसोई का सारा खाने पीने का चीज गायब करना नहीं भूलती थी। मैं बासी खाना ढूंढने छत पर चली आई और जमीन पर रखा खाना उठाकर माँ के पास ले आई। लो माँ, खाना खा लो। मैंने साफ प्लेट में रखकर माँ के सामने दिया तो दोनों ही सुबह की भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी। आज खाने से कुछ बदबू उठ रही थी। खाना खराब हो चुका था, मगर पेट का आग भी बुझाना था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ आसमान के तरफ हाथ फैलाकर देखने लगी। मैंने आज से पहले माँ को इतना मायूस नहीं देखा था। मैं माँ का हाथ पकड़े खुद भी आवाज से रो रही थी। रोती रोती न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख खुली तो माँ आंख मूंधे सो रही थी। मैं माँ को उठाने लगी। उठ जाओ माँ। मैं बाहर फैली धूप देखकर परेशान हो गई थी, क्योंकि सुबह 12 बजने वाले थे। फिर मैंने माँ का माथा छुआ। माँ का पूरा बदन बिल्कुल ठंडा था और बर्फ हो रहा था। मैं परेशान होकर अपनी माँ को हिलाने लगी। मेरी आंखों में से आंसू भरने लगे थे। माँ को न जाने क्या हो गया था, वह नींद से जाग न सकी। पूरा घर मेरी चीखों से गूंज उठा था। माँ की मौत पर हम सभी बहनों का बुरा हाल था। मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा था। माँ के बगैर भला क्या करूँगी? हमें रोता बिलखता छोड़कर माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। रोते हुए मेरी नज़र मेरी भाभी के चेहरे पर पड़ी। मुझे बहुत हैरानी हुई थी। वो माँ के जनाजे पर आंसू बहा रही थी। मैं जानती थी वो मगरमच्छ के आंसू हैं और उसे बहाने में कोई कसर न छोड़ी थी। वह माँ के जनाजे पर रो रोकर औरतों को अपनी और माँ की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी और मोहल्ले की सभी औरतें उसके साथ हमदर्दी जताने में आगे थी। उसके दोगलेपन पर मैं हैरान थी। वह कितनी चालाक औरत थी। कोई भी उसकी असलियत पहचान नहीं सकता था। मैं सबको बताती कि उसने हमारी ज़िंदगी को किस तरह मुश्किल बना दिया था, तो शायद कोई भी मेरी बात पर भरोसा न करता
औरतों की हमदर्दी पाकर उसने तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखा था तो मैंने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वही मेरी माँ की कातिल थी। मैंने सोच लिया था कि माँ के कफन दफन के बाद एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी और मैं अपनी बहन के साथ चली जाऊंगी। अगर मेरी बहनों के घर मुझे सहारा नहीं मिला तो मैं किसी अनाथ आश्रम में चली जाऊंगी, पर इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अब मगर जनाजा उठने ही वाला था कि अचानक से छत से कोई जमीन पर आ गिरा था। वहां पर जितने लोग थे मुझ समेत एकदम सभी लोग चौंक गए। अगले पल ही भाभी की दर्दनाक चीखों से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। सामने का मंजर देखकर मुझ समेत वहां पर जितने लोग मौजूद थे सबकी आत्मा तक कांप गई थी। भाभी का बेटा छत से गिरकर जख्मी हालत में जमीन पर तड़प रहा था। मेरे भाई भाभी की तो दुनिया ही लुट चुकी थी। हम सबको समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। अपने बच्चे की तकलीफ उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वह अभी सिर्फ 2 साल का था और न जाने कैसे अकेला सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चला गया था। हम बहनें तो रोने पीटने में लगी हुई थी, जबकि भाभी मोहल्ले की औरतों को झूठा ड्रामा दिखाकर बता रही थी कि मैं अपनी सास के मौत पर कितनी दुखी हूँ। भाई ने जल्दी से अपनी बाइक निकाली। वे दोनों माँ का जनाजा छोड़कर अपने बच्चे को अस्पताल लेकर भागे थे। हम सब बच्चे की जख्मी होने पर बेहद परेशान थे। अभी तो माँ का कफन दफन भी होना बहुत जरूरी था। हम अपने माँ को भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। एक तकलीफ सर पर आ पड़ी थी। हम सबको बच्चा बहुत प्यारा था। उसकी सलामती की दुआएं हम सभी मांग रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया था। माँ का कफन दफन कर दिया गया। अब बच्चे की हालत भी खतरे से बाहर थी। उसकी खबर आई तो हम सब ने राहत का सांस लिया। उसकी जिंदगी तो बच गई थी, मगर वह काफ़ी जख्मी हुआ था। उसके पाँव की हड्डी टूट गई थी और उसे काफ़ी दिन तक बिस्तर पर आराम करना था। उसकी जो हालत थी, मुझे लगता था वह बच न पाएगा, पर रब का शुक्र था कि उसने कर्म किया था। मेरा भतीजा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पर आया तो मैंने जल्दी ही जाकर उसका माथा चूम डाला। वह भी मुझसे लिपट गया। मेरी माँ को अपना पोता कितना प्यारा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उससे आगे मैं सोच भी नहीं पाती और जल्दी अपना सामान बांधने लगी। मैंने भाभी और भाई से कहा, मैं आप लोगों का घर छोड़कर जा रही हूँ। अब आप आराम और सुकून से यहाँ रह सकती हैं। आज से आपको तंग करने वाला कोई नहीं रहा। मैंने भाभी से 2 टूक बात की, कहा अपना सामान उठाकर चल दिया। लेकिन अभी मैंने एक कदम भी नहीं बढ़ाया था कि मेरे भाई ने हैरानी से पूछा, क्या बात हुई है, कहाँ जाओगी तुम? मैंने कहा, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है भाई, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रुका था। बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। रुक जाओ भाई। आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ फैलाकर हमें जाने से रोका। उसने कहा, अपना घर है तो तुम लोग छोड़कर क्यों जा रही हो? भाई के सवाल पर मुझे हैरानी हुई थी। वह नहीं जानता था कि उसकी बीवी हमारे साथ क्या व्यवहार करती थी। ये मेरी वजह से जा रही है। भाभी की शर्मिंदगी से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने माँ और आपकी बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। यहाँ तक कि मैंने फ्रिज को भी ताला लगा दिया और उनको कई कई दिन तक भूखा रखा। भाभी की ये आवाज़ सुनकर भाई हैरान रह गया था। क्या कह रही हो तुम? कहती थी कि मेरी माँ बहन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और तुम्हें खाने को भी नहीं देती। भाई के हैरानी से अब गुस्से में भाभी के तरफ देख रहा था। मैं झूठ बोल रही थी ताकि तुम मुझ पर भरोसा करो और अपनी माँ बहन पर भरोसा ना करो। अपने बेटे की हालत देखकर मुझे एहसास हो गया मैं किस तरह गलत थी और मैंने एक माँ को कितनी तकलीफ पहुँचाई थी। मुझे माफ़ कर दो। भाभी भाई दोनों हमारे सामने हाथ जोड़कर रो पड़े। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। माँ और बहन से मैं बेखबर था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो ये सब बर्दाश्त कर रही होगी। मेरी भाई की हैरानी तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अमरीन के मुंह से माँ की शिकायत सुनकर मुझे आम सास बहू वाला झगड़ा लगता था, मगर तुमने तो हैवानियत की हद पार कर दी। अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वह सिर्फ तुम हो। अभी के अभी निकलो यहाँ से। भाई ने भाभी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ धक्का दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा बच्चा मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने बच्चे से दूर रहना होगा। यही तुम्हारी सजा है। भाई उसे घसीटता हुआ बिल्कुल दरवाजे के पास ले गया। रुक जाओ भाई। इससे पहले कि वह इस घर से बाहर निकालता, मैं भाई को आवाज़ देकर रोक दिया। ये सच है कि भाभी ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। माँ की मौत की जिम्मेदार भी यही है। लेकिन आज अगर माँ जिंदा होती, वह कभी भी आपको भाभी को घर से निकालने नहीं देती। वैसे भी जो हुआ उसमें सबसे ज़्यादा गलती आपकी है। आपने कभी माँ और मेरी खबर तक नहीं ली। हमारे भाई को हमारा ख्याल रखना चाहिए था, ना कि भाभी को। मुन्ना हम सबको ही प्यारा है। अभी वह तकलीफ में है।
मैं नहीं चाहती कि वो माँ की ममता से दूर हो, तकलीफ सहे। भाई मेरी बात सुनकर शर्मिंदा था, जबकि भाभी मुझसे आकर लिपट गई थी। भाई और भाभी अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थे। मैंने उनकी तरफ से अपना दिल साफ किया था। आखिर वो मेरा भाई था, मैं उसे मुश्किल में कैसे देख सकती थी। मुझे इस बात का अफसोस था कि उन्हें अपनी गलती का अंदाज़ा बहुत देर में हुआ था। अगर वो माँ की ज़िंदगी में ही अपने व्यवहार को बेहतर कर लेते तो शायद आज माँ हमारे साथ होती, ये कम से कम सुकून में होती। अपनी आंख बंद करती, मगर माँ रोती तड़पती इस दुनिया से चली गई थी। भाभी के व्यवहार में तो काफ़ी अच्छाई देखने को मिली थी, मगर माँ का गम मेरे दिल को कभी सुकून नहीं लेने देता था। अब भाई जब भी काम से आता, सबसे पहले मेरे पास आता और पूछता मैंने खाना खाया या नहीं। जो चीज़ वह अपनी पत्नी के लिए लेकर आता, वह भी मेरे लिए लेकर आता था। हमेशा उसे देखकर यही सोचती थी, अगर भाई माँ की जिंदगी में भी ये सब करता तो आज वह पछतावे में और दुख में ना जी रहा होता। सबसे बड़ी बहन के ससुराल से मेरा रिश्ता आया तो भाई ने मेरी मर्जी पूछी थी। मेरा रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया। मेरे भाई ने बड़ी सादगी से मेरी शादी और मेरी विदाई कर दी और हम बहनें अपने अपने ससुराल में पहुँच गए। मेरे पति अच्छे मोहब्बत करने वाले इंसान थे, जबकि मेरी बहनें अपने अपने घर में खुश थी। अक्सर मैं सोचती थी काश माँ पापा को भी अपनी बेटियों को खुश देखने का मौका मिलता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।